नमस्कार। आप देख रहे हैं खबरची न्यूज और राजनीति में चमकते चेहरों के साक्षात्कार की श्रृंखला में आज हमारे मेहमान हैं नवाबगंज के बाल रोग विशेषज्ञ डॉक्टर आशुतोष गंगवार, उनकी पत्नी डॉक्टर मीनाक्षी गंगवार और ब्लॉक प्रमुख निर्वाचित हुई उनकी अनुज वधू प्रज्ञा गंगवार। शख्सियत इनकी मिसाल है तो कामयाबी बेमिसाल। स्वास्थ्य के क्षेत्र में इनका जैसा काम है वैसा ही अब राजनीति में उभरता हुआ नाम। शुरुआत डॉक्टर आशुतोष गंगवार से करते हैं, जो सीनियर चिकित्सक होने के साथ अपने गांव पंडरा कोठी के प्रधान भी रह चुके हैं। डॉक्टर या प्रधान होना बड़ी बात हो सकती है, मगर उससे भी बड़ा मसला डॉक्टर आशुतोष गंगवार की कामयाबी का सफ़र है, जो उन्होंने साधारण परिवार में जन्म लेने के बाद अपनी मेहनत और योग्यता से पूरा करके दिखाया है। पिता गन्ना विभाग में सचिव थे और होनहार बेटे को आईएएस बनाना चाहते थे, मगर आशुतोष गंगवार की राह कहीं और ही छिपी थी। पीलीभीत के ड्रमंड इंटर कॉलेज से पहले हाई स्कूल में जिला टॉप किया और फिर यूपी बोर्ड की इंटरमीडिएट परीक्षा में राज्य के अंदर 21वीं रैंक हासिल की। घर से इलाहाबाद व साइंस से ग्रेजुएशन करने भेजे गए थे। इससे पहले ही कि ग्रेजुएशन की पढ़ाई शुरू करते उन्होंने बरेली में महज 3 महीने की कोचिंग करने के बाद CPMT क्वालिफाई कर लिया। किस्मत अच्छी थी जो उस बार CPMT का रिजल्ट कुछ महीने लेट हो गया, वरना आशुतोष गंगवार की उम्र उस वक्त परीक्षा पास करने के लिए 17 साल भी पूरी नहीं थी। रैंक अच्छी थी, इस वजह से उन्हें इलाहाबाद मेडिकल कॉलेज से MBBS करने का मौका मिला। MBBS के बाद बाल चिकित्सा से मेडिकल PG की पढ़ाई पूरी की। कुछ समय प्राइवेट मेडिकल कॉलेज को सेवाएं दी। इसके बाद चिकित्सा के क्षेत्र में शुरुआत सरकारी सेवा से की और पहली पोस्टिंग सहारनपुर के सुदूर देहात में हुई। वहाँ PSC और CSC से साधारण मरीज भी जिला अस्पताल रेफर करने का सरकारी सिस्टम चल रहा था। वहीं तैनाती के बाद डॉक्टर आशुतोष गंगवार गंभीर मरीजों का इलाज भी देहात में ही करते नजर आने लगे। जल्दी ही वह अफसरों की नज़रों में आ गए और उनकी सेवाएं जिला अस्पताल सहारनपुर में भी ली जाने लगीं। सहारनपुर से पीलीभीत ट्रांसफ़र हुआ और कुछ समय यहाँ भी काम किया, मगर सरकारी स्वास्थ्य सेवाओं की बेहाली देखकर डॉक्टर गंगवार का मन नौकरी से ऊब गया। सरकारी सर्विस छोड़ने की वजह गंभीर थी। सरकारी स्तर पर हर मरीज के लिए सिर्फ 3 तरह की गोलियां भेजी जाती थीं और सरकारी डॉक्टरों को वही मरीजों के लिए लिखनी पड़ती थीं। मरीज के काम सरकारी दवा नहीं, उसके अपनों की दुआ आती थी। गली छाप नेता भी अस्पताल में आकर धौंक जमाते थे। सिस्टम मनमानी वाला था और डॉक्टर गंगवार ऐसा कर नहीं सकते थे। नौकरी छोड़ना डॉक्टर गंगवार की जिंदगी का बेहद अहम मोड़ था। उन्होंने नवाबगंज में अपना क्लिनिक शुरू किया। मेहनत ने अपना रंग दिखाया और देखते देखते उनका नाम नवाबगंज से पीलीभीत और बरखेड़ा तक गूंजने लगा। चिकित्सक पत्नी डॉक्टर मीनाक्षी गंगवार ने संघर्ष में हर कदम पर उनका साथ निभाया। आज चिकित्सा के क्षेत्र में डॉक्टर आशुतोष गंगवार किसी पहचान के मोहताज नहीं हैं। 2016 में डॉक्टर आशुतोष गंगवार नवाबगंज ब्लॉक के अपने गांव पंडरा कोठी के प्रधान बने और उनकी पत्नी डॉक्टर मीनाक्षी गंगवार क्षेत्र पंचायत सदस्य। दोनों ने अपने गांव में विकास की ऐसी इबारत लिखी कि अब गलियां और सड़कें दमकती नजर आती हैं और पूरा गांव रोशन दिखाई देता है। प्रधान बनने से पहले वह गांव में अपने पैसे से तमाम सोलर लाइटें लगवा चुके थे। कार्यकाल खत्म होने तक गांव में विकास का कोई काम बाकी नहीं छोड़ा। इसके बाद भी विकास निधि के 8.5 लाख रुपए सरकारी खाते में बच गए, जो उन्होंने वापस कर दिए। ऐसा शायद किसी और प्रधान ने कम ही किया होगा। कोरोना संक्रमण की वजह से सबसे बड़े भाई शिक्षक अनुरोध गंगवार का निधन परिवार पर वज्रपात की तरह हुआ। भाई को खोने का गम लिए डॉक्टर आशुतोष गंगवार और उनकी पत्नी डॉक्टर मीनाक्षी गंगवार अपने पूरे परिवार के साथ महामारी के दौरान जनता की सेवा में जुटे रहे।
कुछ समय पहले हुए पंचायत चुनाव में डॉक्टर गंगवार ने अपने छोटे भाई अनुज गंगवार की पत्नी प्रज्ञा गंगवार को बीडीसी का चुनाव जिताया। इसके बाद नवाबगंज से ब्लॉक प्रमुखी के मैदान में ताल ठोंकी। अनुज वधू प्रज्ञा गंगवार की राह में बाधा बनने के लिए विरोधियों ने कोशिश तो बहुत की मगर कामयाब नहीं हुए। वरिष्ठ भाजपा नेता डॉक्टर MP आर्या के साथ मिलकर डॉक्टर आशुतोष गंगवार ने चुनाव में ऐसी रणनीतिक गोटियां बिछाई कि विरोधी खेमा चारों खाने चित नजर आया। प्रज्ञा गंगवार बड़े अंतर के साथ ब्लॉक प्रमुख निर्वाचित हुई। जिठानी डॉक्टर मीनाक्षी गंगवार और देवरानी प्रज्ञा गंगवार की जोड़ी आज सियासी फलक पर सबकी चर्चा का विषय बनी है। शिक्षा, संस्कार, संस्कृति और सेवा इस परिवार का गहना है। चुनाव में विरोधी उम्मीदवार पक्ष के लोग जब भाषाई मर्यादा तार तार करते दिखाई देते थे, उस वक्त भी डॉक्टर गंगवार और उनके परिवार ने बेहद शालीनता से चुनावी रण में अपने कदम आगे बढ़ाए। उनकी सादगी और उनकी शालीनता का प्रतिफल चुनावी विजय के रूप में सामने है। खबरची न्यूज के साथ डॉक्टर आशुतोष गंगवार और डॉक्टर मीनाक्षी गंगवार ने अपने मन की बात और अपने जज्बात सामने रखे हैं। कुछ इस तरह। खबरची न्यूज में आपका स्वागत है। डॉक्टर साहब, हम आपसे जानना चाहेंगे, छात्र जीवन में जिस तरह से आपने कमाल किया, धमाल मचाया, पहले अटेम्प्ट में CPMT की परीक्षा पास की, आप डॉक्टर बने, बड़ा नाम की पैदा किया, सरकारी सेवा में आप पहुँचे, उसके बाद किस तरह से कैसे परिवर्तन आपके जीवन में आते गए? आपने सरकारी सर्विस छोड़ने के बाद पहले अपना अस्पताल और अब आपके परिवार में ब्लॉक प्रमुख का गरिमामयी पद आया है। अब किस तरह से आप सोच रहे हैं और कैसे अपनी इस राजनीति को आगे बढ़ाएंगे? मैंने जो अपनी शिक्षा है वो पीलीभीत डिस्ट्रिक्ट से आरंभ करी थी और मैं शुरू से ही पढ़ने में मेधावी रहा था। मैंने बचपन से लोअर KG अपर KG क्लास से जब पढ़ाई चालू करी तो मैं अपने क्लास का हमेशा टॉपर रहा। मैंने हाई स्कूल में जब पढ़ाई करी तो हाई स्कूल का मैंने पीलीभीत डिस्ट्रिक्ट टॉप करा। ड्रमंड राजकीय इंटर कॉलेज था, गवर्नमेंट कॉलेज से मैंने जो है पढ़ाई करी और इंटर भी मैंने ड्रमंड गवर्नमेंट इंटर कॉलेज से ही करा और उसमें भी मैंने डिस्ट्रिक्ट टॉप करा। आजकल की ये है कि लोग जो है गवर्नमेंट कॉलेज में अपने बच्चों को पढ़ाना नहीं चाहते, सब प्राइवेटाइजेशन जो है उसकी तरफ जा रहे हैं, लेकिन ये गलत चीज़ है। हम लोगों को गवर्नमेंट ने जो हमें सुविधाएं दी हैं उसी में अपना जो है संपूर्ण विकास करना चाहिए और सब कुछ गवर्नमेंट पे रखना चाहिए, तभी उसका विकास होगा। अगर प्राइवेट कॉलेजों में जो अच्छे बच्चे जा रहे हैं अगर वो गवर्नमेंट कॉलेज में जाएंगे तो गवर्नमेंट कॉलेज का नाम होगा। उस समय पीलीभीत में जो है गवर्नमेंट ड्रमंड इंटर कॉलेज का अपना एक बहुत बड़ा नाम था और वहाँ से हमेशा टॉपर निकलते रहे हैं। मैंने जब टॉप करा उसके बाद टॉप करने के बाद मैं बरेली आ गया। बरेली में मेरे जो पिताजी थे वो केन डिपार्टमेंट में सेक्रेटरी थे और उन्होंने मुझे इलाहाबाद BSc करने के लिए भेजा। मैंने इलाहाबाद में जाके BSc में एडमिशन लिया। इसके बाद मैं बरेली वापस आ गया। बरेली आने के बाद मैंने जो है 3 महीने के लिए CPMT की कोचिंग करी और 3 महीने की CPMT की कोचिंग करने के बाद मैंने CPMT का एग्ज़ाम दिया। एग्ज़ाम देने के समय मेरी उम्र 17 साल नहीं थी, लेकिन उस साल जो रिज़ल्ट आया वो जो है 3-4 महीने डिले आया और जब रिज़ल्ट आया तो उसमें मेरा सिलेक्शन हो गया। मैंने केवल फर्स्ट अटैम्प्ट CPMT, वो भी क्रॉस बैच यानी 3 मंथ्स का जो है कोचिंग करा था और फर्स्ट अटैम्प्ट में ही मेरा CPMT में सिलेक्शन हो गया। और ये मेरा भाग्य है कि मुझे इलाहाबाद का मोतीलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज पहले ही अटैम्प्ट में मिल गया। मैंने वहाँ से CPMT करने में एडमिशन लिया, MBBS में एडमिशन लिया, वहाँ से MBBS करा। MBBS 2002 में मेरा कंप्लीट हुआ। उसके बाद मैंने PG का एग्ज़ाम दिया। फर्स्ट अटैम्प्ट में 2002 में मैंने PG का एग्ज़ाम दिया और फर्स्ट अटैम्प्ट में ही मेरा जो है पीडियाट्रिशियन के रूप में जो है चयन आगरा मेडिकल कॉलेज SN मेडिकल कॉलेज में हो गया। MBBS और PG के बीच में मेरा एक भी महीने का गैप नहीं है। अप्रैल में मेरी MBBS कंप्लीट हुई और अप्रैल से ही मेरा PG में एडमिशन हो गया। कहीं भी कोई गैप नहीं है। मैंने कभी भी कोई एग्ज़ाम दोबारा नहीं दिया। मैंने जितने एग्ज़ाम दिए एक ही बार दिए। इसके बाद मैंने जो है 2004 में मेरा PG कंप्लीट हुआ। उसके बाद मैंने राममूर्ति मेडिकल कॉलेज जो अपना बरेली में खुला हुआ है उसमें मैंने
जॉब करी। इसके बाद 2006 में जो है लोक सेवा आयोग के थ्रू जो है नौकरी लगी और उसमें मैंने इंटरव्यू दिया इलाहाबाद जाके, तो मेरा फ़र्स्ट अटैम्प्ट में ही उसमें सिलेक्शन हो गया और फर्स्ट पोस्टिंग मेरी सहारनपुर में हुई और इसके बाद मेरा बाद में ट्रांसफ़र पीलीभीत हो गया। 2011 में मैंने सरकारी जॉब से जो है रिज़ाइन कर दिया। इसके बाद नवाबगंज तहसील पड़ती है बरेली डिस्ट्रिक्ट में, वहाँ पे मैंने अपना हॉस्पिटल चालू करा और अपने हॉस्पिटल में आज मेरी सब सुविधाएं हैं। एक्सरे है और अल्ट्रासाउंड मशीन है। नर्सरी मैंने बहुत अच्छी बनाई हुई है जिसमें सीपैप और वेंटिलेटर सब कुछ है और मैं 24 घंटे यहाँ पे स्वास्थ्य सेवाएँ दे रहा हूँ। डॉक्टर साहब, पिताजी का सपना आईएएस बनाने का, एक ऐसा नौजवान जिसके परिवार उसे आईएएस देखना चाहता था और वो डॉक्टरी के क्षेत्र में आया, उसने एक बड़ा नाम पैदा किया और अब उन्होंने राजनीति में दस्तक दी है। ये बदलाव ज़िंदगी में उतार चढ़ाव किस तरह से आए? जब मैं इलाहाबाद में CPMT BSc में मैंने एडमिशन लिया तो वहाँ पे जो लड़के IAS PCS की तैयारी कर रहे थे, जब मैं वहाँ उनके रूम पे जाके एक रात मैंने गुजारी तो मुझे पता चला जो IAS PCS की तैयारी कर रहे हैं ये वो बच्चे हैं जो किसी भी कंपटीशन में नहीं बैठे हैं। जो बच्चा पढ़ने में तेज़ होता है उसका फर्स्ट एम होता है कि वो या तो डॉक्टर बने या इंजीनियर बने, इसके बाद IAS PCS बने। तो मैंने जो है ये उस समय निश्चय करा कि जो IAS PCS होते हैं, DM SDM ये सब लोग बनते हैं और जो बिल्कुल ही नहीं पढ़ते हैं वो नेता बन जाते हैं। अब वो नेता जो है पढ़ने लिखने में नहीं है, लेकिन नेता बनने के बाद वो जो पढ़े लिखे हुए लोगों पे हुक्म चलाते हैं, ये मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। एक पढ़े लिखे आदमी पे एक अनपढ़ आदमी अपना रौब दिखाए, ये पसंद नहीं है। और यही कारण है कि मैं जब वापस आ गया तो मैंने अपने पापा से कहा कि मुझे डॉक्टर बनना है, क्योंकि डॉक्टर एक अपनी इच्छा से काम करता है, वो किसी के दबाव में काम नहीं करता। उसे मरीज का इलाज करना है, चाहे वो गरीब हो चाहे अमीर हो, हर किसी का इलाज करना है। इसीलिए मैंने डॉक्टरी पेशा अपना चुना। डॉक्टर साहब, नवाबगंज रोहिलखंड का ऐसा क्षेत्र माना जाता है जहाँ बहुत ही कठिन राजनीतिक प्रतिस्पर्धा देखने को मिलती है। तमाम आरोप प्रत्यारोप, विवाद, पंचायत चुनाव के दौरान कुछ इस तरह की स्थिति आपके चुनाव में भी सामने आई। आपके विरोधियों ने कई बार भाषा की मर्यादा तोड़ी, कई तरह के ऐसे आरोप उनके ऊपर लगे जो राजनीतिक गरिमा के लिए सही नहीं माने जाते। आप संस्कार, संस्कृति और सभ्यता को किस लिहाज से राजनीतिक क्षेत्र में देखते हैं? ये राजनीति में आने का सबसे बड़ा कारण यही था कि इसमें राजनीति में ऐसे लोग थे अभी तक जो जिन्हें किसी भी चीज़ का ज्ञान नहीं, और वो राजनीति में आ रहे हैं और जो पढ़े लिखे लोग हैं उन पे राजनीति कर रहे हैं। मेरा परिवार पूरा संस्कार से भरा हुआ परिवार था। बचपन से ही मेरे फादर जो है सेक्रेटरी थे कैंट डिपार्टमेंट में, तो उन्होंने मुझे शुरू से ही ये शिक्षा दी थी कि संस्कार क्या होते हैं। इंटरमीडिएट तक तो मेरे फादर ने चम्मच से खाना तक नहीं खाने दिया। बोले जब भगवान ने हाथ दिए तो हम चम्मच से खाना क्यों खाएंगे। तो मैं ऐसे संस्कारों में रहा हूँ। अगर मेरी टेबल पे दूध आ गया तो अगर मुझे अच्छा नहीं भी लग रहा है तो मुझे दूध तो पीना है। तो मैं अपने फादर के कठोर जो है नियमों के अनुपालन में रहा हूँ और अपनी मर्यादा को जानता हूँ। मैं ऐसा कोई काम नहीं करता जिससे मेरे परिवार पे कोई धब्बा लगे या कोई भी आरोप प्रत्यारोप लगे। अभी जो इलेक्शन हुआ है इसमें जिन लोगों ने आरोप प्रत्यारोप लगाए थे वो शुरू से राजनीति में रहे हैं। उन्होंने कभी अच्छे परिवारों से ताल्लुक़ ही नहीं रखा है। जब ताल्लुक़ नहीं रखा है तो वो तो वैसी भाषा का प्रयोग करेंगे जैसे रहे हैं। उनके परिवारों का बैकग्राउंड आप देख लीजिए कि वो कैसे थे पहले। तो भाई अच्छी शिक्षा जो है अच्छा माइंड बनाती है और मैं राजनीति में इसीलिए आया हूँ कि पढ़े लिखे लोग राजनीति में आएँ तो वो जो गरीब लोग हैं उनका उद्धार करें, और जो हमसे बड़े हैं पढ़े लिखे लोग हैं जैसे जो उच्च पदों पे बैठे हुए हैं SDM DM, तो उनसे जो है उसी तरह का व्यवहार करें कि वो पढ़े लिखे लोग हैं तो हमें उसी तरह का व्यवहार करना चाहिए। डॉक्टर साहब, राजनीति में भ्रष्टाचार कहीं न कहीं विकास की बाधा बनता है। आप किस तरह से नवाबगंज जहाँ विकास की काफ़ी ज़रूरत है, आप अपने क्षेत्र में किस तरह से विकास को देखते हैं? अभी तक मेरी समझ में ये आया है कि जो लोग भी राजनीति में आए थे वो राजनीति में एक व्यवसाय लेके आए थे। उनका मेन एम था कि वो पैसा कमाए राजनीति में आके। अभी तक राजनीति में जितने आए वो अच्छे परिवारों से लोग आए ही नहीं थे।
अब अच्छे परिवारों से लोग आगे आ रहे हैं, जिनके पास पैसे की कमी नहीं है। उनका एक ही उद्देश्य है कि गरीबों की सेवा करें, भ्रष्टाचार को ख़त्म करें। जब उनके पास पैसे की कमी नहीं है तो वो और पैसा लेके क्या करेंगे। तो इसीलिए मेरा राजनीति में आने का उद्देश्य था कि भ्रष्टाचार ख़त्म करना है और नवाबगंज को एक सुंदर सा जो है कस्बा बनाना है। और नवाबगंज ब्लॉक में जो गाँव हैं जहाँ पर सड़कें नहीं हैं, पुलियाँ नहीं हैं, लाइट की व्यवस्था नहीं है और पढ़ाई का स्तर बहुत निम्न है, उस सबको सुदृढ़ करना है। इससे पहले मैं अपने गाँव का जो है प्रधान था। मेरे गांव की दशा बहुत ही ख़राब थी, हर जगह गड्ढे थे, रात में निकलना नहीं था, प्रकाश की कोई व्यवस्था नहीं थी। जब मैं प्रधान बना तो मैंने अपने पूरे गांव में सीसी रोडों का निर्माण करा दिया। प्रधान बनने से पहले ही मैंने 24 जो है सोलर पैनल लगवा दिए, प्रॉपर प्रकाश की व्यवस्था करवाई। इसके अलावा मैंने अपने गांव में जितने शौचालय प्रधानमंत्री और जो ब्लॉक से आए थे 100% बनवाए। ऐसा नहीं कि 100 शौचालय आए हों, 50 बने हों। मैंने अपने गांव को पूरा शौचालय यानी जो बाहर खेतों में लैट्रीन करने जाते थे उस सब पे पूरी पाबंदी लगा ली है। अब मैं ये चाह रहा हूँ कि नवाबगंज में जो भ्रष्टाचार फैला हुआ है उसको जो है मैं रोकूँ। जैसे कोटेदारों से वसूली हो रही है, जो यहाँ पे ट्रक की और बसों की यूनियन चल रही है उनसे वसूली हो रही है, तो ये सब चीज़ें बंद होनी चाहिए। राजनीति एक गरीबों के लिए करनी चाहिए, ना कि ये उसको व्यवसाय बनाना चाहिए। डॉक्टर साहब, राजनीति टीम भावना का काम होती है और हर राजनेता का एक कोर टीम होती है। आपका सहयोग और आपको इस तरह से आगे बढ़ाने के लिए इसका क्रेडिट किसे देना चाहेंगे? इसका क्रेडिट तो मेन जो है मेरी वाइफ हैं, जो खुद डॉक्टर हैं। जब से ये मेरी मैरिज हुई है तब से ये मेरे सहयोग कर रही हैं, लगातार कर रही हैं। इसके अलावा यहाँ पे डॉक्टर MP आर्या हैं। जब मैंने यहाँ पे हॉस्पिटल खोला था तो डॉक्टर साहब की दुकान चौराहे पे थी और मैं जब मिलने आता था तो उनसे मिलने के लिए मुझे बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ता था, क्योंकि चारों तरफ कम से कम 100-200 लोग खड़े रहते थे। पूरा जो चौराहा है वो ब्लॉक रहता था। तो मेरी इंस्पिरेशन डॉक्टर MP आर्या से थी। उस समय जब वो राजनीति में यहाँ आए थे तो यहाँ पे भाजपा की बहुत बुरी हालत थी, संघ के लिए कुछ भी नहीं था। डॉक्टर MP आर्या ही संघ के लिए सब कुछ कर रहे थे और आज डॉक्टर MP आर्या जो है एक उभरता हुआ चेहरा बन के आ रहे हैं। उन्होंने नवाबगंज को बहुत व्यवस्थित करने की कोशिश करी। मैं ये चाहता हूँ कि उनके साथ अच्छे लोग, पढ़े लिखे लोग जुड़े हैं, जिससे यहाँ की प्रगति हो। मैंने अपनी जो कोर कमेटी बनाई है उसमें सारे टीचर पढ़े लिखे लोग हैं, सारे एजुकेटेड लोग रखे हुए हैं। जो एजुकेटेड मेरे साथ रहेंगे तो वो मुझे उसी तरह की शिक्षा देंगे, उसी दिशा में जाने के लिए कहेंगे। अगर मैं अनपढ़ और जो गुंडे मवाली टाइप के इनके रखूँगा तो वो मुझे उस तरह की शिक्षा देंगे। तो मेरा मेन एम ये है कि यहाँ का विकास करना है, इसलिए मैं अच्छे लोगों को साथ लेकर चल रहा हूँ, पढ़े लिखे लोगों को साथ ले रहा हूँ। मीनाक्षी जी, आप डॉक्टर साहब के साथ दाम्पत्य जीवन के अलावा राजनीति के क्षेत्र में आप अस्पताल के संचालन से समाज सेवा सभी में कदम से कदम मिलाकर आगे बढ़ रही हैं। अभी कुछ अलग तरह के आपको राजनीतिक अनुभव इस चुनाव में देखने को मिले, कुछ रिश्तों में कटुता भी आई। किस तरह से आपको क्या लगा कि राजनीति कैसा क्षेत्र है और आपको कैसे इसमें आगे स्थापित होना है? नमस्कार। राजनीति दो तरीके से, अच्छे लोगों के लिए अच्छी राजनीति है, बुरे लोगों के लिए बुरी राजनीति है। चुनाव प्रचार के दौरान और जो हमारा जिस दिन इलेक्शन की काउंटिंग हो रही थी उस दौरान जो दूसरी प्रत्याशी थी माननीय उषा गंगवार जी, उन्होंने बहुत कटाक्ष बोले। उन्होंने जहरीली इलेक्शन के दौरान भी बहुत कटाक्ष बोले। इलेक्शन के दौरान भी उन्होंने बहुत ज़्यादा टिप्पणियाँ करी। बड़े बड़े भावी नेता हमारे हैं उन पर टिप्पणियाँ करी। उन्होंने कहा, जिस दिन उन्होंने जो काउंटिंग हुई थी उस दिन उन्होंने एक बाइट दी थी कि मेरे BDC मेंबर उनके पास थे। आज मैं उसका जवाब माननीय उषा गंगवार जी को देना चाहती हूँ। अगर आपके BDC मेंबर मेरे पास थे तो मैं उन्हें ज़बरदस्ती नहीं लेके जा सकती थी। किसी के अंदर ये दम नहीं है कोई किसी को ज़बरदस्ती ले जाए। मैं आज माया अस्पताल के अंदर बैठी हूँ, किसी के अंदर दम नहीं है कि मुझे यहाँ से बाहर निकाल सके जब तक मैं अपनी मर्ज़ी से नहीं आऊँ। तो आपने कैसे दावा कर दिया कि आपके 20 BDC मेंबर मेरे पास थे? कहीं ना कहीं तो आप उनके घर वालों को उनको लालच दे रही होंगी, तभी आप ये दावा कर रही हैं कि 20 BDC मेंबर मेरे पास थे। आप ये बताइए, वो तो अपनी स्वेच्छा से मेरे साथ गए, तो आपने दगा क्यों करा हमारे साथ में? जब वो लोग हमारे साथ चले गए, अपनी स्वेच्छा से चले गए, हम किसी को ज़बरदस्ती नहीं उठा के लेके गए, तो फिर आप ये दावा कैसे कह सकती हैं कि 20 BDC मेंबर मेरे पास हैं? डॉक्टर मीनाक्षी के पास हैं, डॉक्टर आशुतोष के पास हैं। कैसे हैं? वो अपनी स्वेच्छा से गए थे, तो उनको बाद में रात में या दिन में उनके घर वालों को लालच आप किस तरीके से दे रही थी? क्यों दे रही थी? अगर आप सही तरीके की सच्ची राजनीति कर रही थी तो। मीनाक्षी जी, राजनीति में आपके परिवार में
देवरानी जेठानी का बहुत ही रोचक संयोग नज़र आता है। किस तरह से दोनों एक साथ राजनीति में देखिए, कदम, आज वो ब्लॉक प्रमुख हैं प्रज्ञा जी, आप बीडीसी रही हैं, लोकसभा प्रधान रहे हैं, इस परिवार में एक ऐसी एकजुटता, ऐसा संयुक्त परिवार, इस कामयाबी के पीछे किस तरह से देखती हैं? हम लोग सब एक हैं। एक दौरानी और जेठानी का रिश्ता तो बहुत ख़ास होता है, क्योंकि दोनों अपना मायके का घर छोड़कर आती हैं, तो वो तो दोनों बहनें हुई ना। तो जब दो बहनें एक साथ, एक आगे बढ़ेगी तो दूसरी को तो उसका साथ देना ही देना है। तो इसलिए और एक चीज़ और है, मेरे यहाँ सगा और चचेरा या तहेरा कुछ नहीं है, हम सारी बहनें एक साथ हैं सारी। अगर जिस दिन हम इकट्ठे होंगे ना, 6-7 बहुएँ, उस दिन आप ये पहचान भी नहीं सकते कि प्रज्ञा कौन सी है और प्रियंका कौन सी है या मंजू कौन सी है, क्योंकि हम सब जो हैं एक हैं, बंद मुट्ठी हैं। हम उस मुट्ठी को कभी खोलना नहीं चाहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। खबरची न्यूज के लिए नवाबगंज से अनूप गुप्ता और शकील अहमद अंसारी की रिपोर्ट। हर खबर देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल खबरची न्यूज।